शायद महिला आयोग के बाद मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, लेकिन गुजरात के मीडिया से मिलकर मुझे हमेशा बहुत प्रसन्नता होती है। एक जागरूक, एक प्रतिबद्ध और एक प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। हमारे बीच बैठी हुई महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, हमारे जानी मानी एडवोकेट और अन्य हमारे साथीगण और प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ सभी पत्रकार बंधुओं, आप लोगों को मैं नमस्कार करती हूँ। बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार का 1 साल पूरा हुआ। एक दुखद 1 साल, बुरे दिनों का 1 साल, आमजन की तकलीफों का 1 साल, अच्छे दिनों की बात करके शहर लगाकर लोगों को ठगने का 1 साल, शिक्षा की स्थिति बदतर करने का 1 साल, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों को नहीं रोक पाने का 1 साल, युवाओं को बेवकूफ बनाकर नौकरी न देने का 1 साल, किसानों से उनकी जमीन छीनने का 1 साल, किसानों की हालत बदतर करने वाला 1 साल, आम आदमी के दर्द का 1 साल और विदेशी दौरों का 1 साल। 1 साल खत्म हुआ है। 6 महीने लोगों ने इंतजार किया कि एनडीए की सरकार, ये मोदी की सरकार अच्छे दिन लौटाएगी, बहुत अच्छे दिन। वे हमारी फूड सिक्योरिटी को, वे हमारे सूचना के अधिकार को, वे हमारे शिक्षा के अधिकार को, वे हमारे लैंड एक्विजिशन बिल को, इन सब बातों को भूल गए। जब इससे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। हर एक लोगों से कहा गया कि खाते खुलवा लीजिए, 15 लाख रुपए आपका इंतजार करना है। 6 महीने लोगों ने इंतजार किया और मैं आपसे निवेदन करूं कि हमारे प्रवक्ता जी आरटीआई में पीएचडी है, इसलिए उस बात पर मुझे याद आई कि पिछले 8 महीने 6 महीने के बाद लोगों ने इस पर उनकी प्रतिक्रिया बदली और आज जब कहा जा चुका, एक पत्रिका ने सूचना का अधिकार के तहत एक अर्जी डालकर सारे मंत्रालयों के विभागों से 1 जून 2014 से लेकर 30 अक्टूबर 2000 तक जारी नई नीतियों से संबंधित प्रस्तावों के बारे में जानकारी मांगी। जो जवाब मिले हैं उनसे मीडिया प्रबंधन के माध्यम से जो माहौल तैयार किया गया उसकी हवा निकल गई। 27 दिसंबर 2014 तक सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारियों से पता चला है कि 87.96% महत्वपूर्ण विभागों ने नीतिगत संबंधी कोई नई पहल नहीं की है। ये एक 1 साल का ब्यौरा है जिसमें 88% के करीब, जब 88% के करीब आपके प्रमुख विभाग कोई काम न कर सके और काम भी करे तो केवल नेगेटिव काम करे, उसके आधार पर सरकार को क्या कहा जा सकता। मैं लिबरल हूं और इस नाते यदि मोदी सरकार को नंबर दूं तो मैं 10 में से 1 नंबर लिबरल होने के नाते देती हूं। अन्यथा 100 में से 80% मार्क्स नहीं लाने वालों को नेगेटिव दिया जाता है, वो आप लोगों को मालूम है। आज हम लोग शिक्षा की बात थोड़ी सी कर लें। शिक्षा गांधी जी का सपना था और आजादी से पहले ही हमारे कांग्रेस के अधिवेशनों में शिक्षा से संबंधित प्रस्ताव पास किए गए और शिक्षा नीति के बारे में आजादी से पहले से एक सोच निर्धारित हो गया। गांधी जी ने कहा हम हर किसी चीज का इंतजार कर सकते हैं
शिक्षा का नहीं, और इसीलिए मूल अधिकार के रूप में, फंडामेंटल राइट के रूप में शिक्षा को भी रखा। लेकिन इस सरकार ने उसकी क्या हालत की, उस पर बाद में बात करें। नेहरू जी के समय शिक्षा का बहुमुखी विकास हुआ। इंदिरा जी ने कोठारी कमीशन जैसा कमीशन बिठाकर शिक्षा पर नीतियां बनवाई। उनका वापस से उन पर आलोचनात्मक टीका टिप्पणी हुई। और राजीव जी ने तो 2 कदम आगे बढ़कर यदि आज भी विद्यालयों में शाम पट नहीं है तो हमें सोचना पड़ेगा, और नई शिक्षा नीति उन्होंने दी, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। यूपी की सरकार ने देखा कि उसके बावजूद भी हमारे शिक्षा का प्रतिशत और हमारे उच्च शिक्षा का भी प्रतिशत और उसमें कुछ कमियां हैं। तो पहले तो शिक्षा का अधिकार आवश्यक है, और फिर अनेक कमेटियां बनाई। शिक्षा को एक अधिकार के रूप में, फंडामेंटल राइट के रूप में प्रस्तुत किया, तो यूपी की एक बहुत बड़ी देन है। लेकिन एनडीए की सरकार ने इसे केवल एक माहौल समझा, और सबसे बड़ी बात मैं किसी व्यक्ति पर और खास करके किसी महिला पर कभी आलोचना नहीं करती, लेकिन मैं शिक्षा मंत्री की आलोचना कर रही हूं। इस तरह से एक शिक्षा मंत्री तक ने अपने बयान बदले हों, और जो हमारी सारी ताकत शिक्षा को बढ़ाने के लिए थी, उस शिक्षा को धराशायी करने की कोशिश की गई हो, जिसमें शिक्षा में केवल आरएसएस को महत्व दिया गया हो, शिक्षाविदों को अपमानित करने की ठान ली हो। ऐसी शिक्षा नीति 1 साल में इस सरकार ने दी। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन प्रश्न देश उठा रहा है कि जब स्वयं शिक्षा मंत्री अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर के 3 बयान देती है, तो उस संबंध में क्या कहा जा सकता है। उनका 2004 का 4वें शपथ पत्र में उन्होंने खुद को बीए पास बताया था। 2014 में बीकॉम फर्स्ट ईयर पास बताया था, और उसके बाद में एक तीसरी शैक्षणिक योग्यता की व्याख्या भी कर डाली कि अमेरिका के मशहूर येल विश्वविद्यालय की उनके पास डिग्री है। जबकि सबकी जानकारी में ये बात है कि वो येल विश्वविद्यालय एक डेलीगेशन के साथ केवल 6 दिनों के लिए गई थी। इससे ज्यादा मजाक शिक्षा का क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात, शिक्षाविदों का हम लोग आदर करते हैं। मेरे पास भी शिक्षा मंत्रालय था राजस्थान में, और हम लोगों ने ऑर्डर निकाल रखा था कि कम से कम शिक्षा के कुलपति आदि वो हमारे ऑफिस में नहीं आए, हम वहां पर आएंगे। एक उस तरह का वातावरण पैदा करने की कोशिश की गई, और राजनीति से शिक्षा को अलग रखने की कोशिश की। लेकिन इस सरकार ने आते ही इस तरह का वातावरण बनाया। सबसे पहले काकोदकर साहब ने आईआईटी बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। बॉम्बे में 3 सदस्यों का 3 प्रतिष्ठित आईआईटी के प्रमुखों की नियुक्ति होनी थी। 36 उम्मीदवारों में से 3 को चुनना था, और उन्होंने कहा यदि 7-8 घंटे में इस कवायद को पूरा कर दिया जाता है तो किसी लॉटरी से कम नहीं है, और मैं इसमें भागीदार नहीं बनना चाहता। उन्होंने इस्तीफा दी। लेकिन सरकार मौन रही, उनसे वार्ता के बजाय उनका इस्तीफा मंजूर कर। भाजपा ने इसी तरह से आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर रघुनाथ शिवगत राव का इस्तीफा भी था, जिन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण संस्था को राजनीतिकरण कर लिया गया जाता है, इसलिए मैं इसमें
मैं भागीदार नहीं बनूंगा। ये एक अच्छी पहल होती है। विदेशों में भी हमारी संस्थाएं खुले और शिक्षा मंत्री जी ने मॉरिशस में IITR की जो स्थापना थी उसको लेकर के प्रश्न खड़े कर दिए। हालांकि IIT ने बताया कि हमारा एक भी पैसा, शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि हमारा एक भी पैसा इसमें खर्च नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने कहा कि IIT कानून का उल्लंघन किया गया है और उसके संबंध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एकेडमिक MOU हमेशा से जो शिक्षा से संबंधित शिक्षाविद होते हैं वो साइन करते हैं, लेकिन एक फरमान और एक नादिरशाही फरमान, उससे मैं कहना चाहूंगी, वो निकला मंत्रालय से कि मंत्रालय को सूचित किए बगैर, इस मंत्रालय को भी अर्थात HRD को भी और विदेश मंत्रालय को सूचना दिए बगैर, उनसे पूछे बगैर कोई साइन नहीं हो सकता। इससे ज्यादा शिक्षाविदों की कोई तोड़ीन नहीं हो सकती। फिर उन पर इस तरह के प्रश्न चिन्ह लगाए गए। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को कौन नहीं जानता? उन्होंने यूनिवर्सिटी के उत्थान में जो योगदान दिया वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और मैं व्यक्तिगत रूप से UGC की इसलिए भी आभारी हूं, जब मैं महिला आयोग के अध्यक्ष थी तो आप जानती हैं कि हर विश्वविद्यालय में हमने महिला विभाग अलग से, महिला शिक्षा विभाग अलग से बुलवाया, जिसमें कि महिलाओं से संबंधित कानूनों को जान सके, और UGC ने इस तरह की मदद की। लेकिन डॉक्टर हरिमातम जी, जो बीजेपी द्वारा लगाए गए कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने उच्च शिक्षा सचिव को एक रिपोर्ट दी है, इसमें बताया गया है कि UGC अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में असफल है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। UGC का पद भी अनिरिक्त है और लोग उस पर आने को तैयार नहीं। उन्होंने अपनी तौहीन इस बात को समझा है। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT को कौन नहीं जानता? और उसमें कुमारी परवीन जी ने 2 साल उनके बाकी थे, लेकिन इस्तीफा दे दिया कि राजनीतिक हस्तक्षेप से मैं अजीज आ चुकी हूं और मैं अपना इस्तीफा सोचती हूं। पक्षपातपूर्ण राजनीतिक नियुक्तियों पर मैं बात नहीं करूंगी, हमने आपको डिटेल दी, लेकिन चाहे केंद्र में हो और उसमें तो खास करके जो हुए गए बलदेव शर्मा जी, जो पांडिचेरी के भूतपूर्व एडिटर है, या मोहन कपाई जी, या विश्राम जी, या वाई सुदर्शन राव जी, खास करके मैं इसका जिक्र जरूर करूंगी तो अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की आंध्र प्रदेश विद्यालय के अध्यक्ष है, को इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च का अध्यक्ष बना दिया, ताकि हिस्ट्री के साथ जैसे पहले छेड़छाड़ी उन्होंने की थी, फिर से उसी तरह की कोई छेड़छाड़ की जाए। जो बीजेपी शासित राज्य है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो और चाहे वो राजस्थान हो और चाहे इनका छत्तीसगढ़ हो, वाइस चांसलर्स की नियुक्ति के लिए एक आधार ही माना गया है शिक्षा से संबंधित जितनी नियुक्तियों के लिए, और चाहे आपका गुजरात हो, उसका बीजेपी से कोई ताल्लुक होना बहुत आवश्यक है। एक बात जो विशेष तौर पर बहुत गौर देने वाली बात है कि HRD मंत्रालय ने भारतीय शिक्षा नीति आयोग के गठन की अनुमति दी है। यह निर्णय RSS संगठन शिक्षा संस्कृति विज्ञान न्यास की तुगलकी सलाह से लिया गया है, और इस नीति शिक्षा नीति आयोग का काम शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, शिक्षा के सेकुलरिज्म को बरकरार रखना होगा, शिक्षा की उन्नति जो शिक्षाविदों को तरजीह देना होगा, शिक्षा को अपॉलिटिकल रखना होगा, राजनीति से दूर, या इसका राजनीतिकरण करना होगा। ये इसका जवाब आप लोग स्वयं देंगे। साथियों, मैं खास करके इस बात का जिक्र भी करूंगी कि देश में पहली बार हुआ है कि शिक्षा पर जो बजट था
उस बजट को बहुत कम कर दिया गया है। ये पहली बार हुआ कि शिक्षा के बजट में 14,089 करोड़ रुपए की कटौती करी है। जनरल एलिमेंट्री शिक्षा, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान भी सम्मिलित है, जो एक तरह से बंद होने के कगार पर है, उसमें कटौती 10,186 करोड़ की है। सेकेंडरी एजुकेशन में 1,422 करोड़ की है। उच्च शिक्षा में 1,479 करोड़ की है। और ब्लॉक स्तर पर जो मॉडल स्कूल हमारी यूपीए सरकार ने दिए थे, इस तरह के 6,000 मॉडल स्कूल्स पर उन्होंने बंद कर दिया गया है। जब शिक्षा का ये हालात बना दी गई हो, उस समय इस सरकार से क्या आशा कर सकते हैं? सूट और बूट की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने शिक्षा तक को नहीं छोड़ा। बजट पर वार्ता करते हुए हमारे साथियों ने कहा होगा, और मैं केवल इसका कुछ जिक्र करना चाहती हूँ कि खास करके वे विभाग और वे मंत्रालय जो बहुत बहुत आवश्यक होते हैं, पंचायत राज, एग्रीकल्चर, विमेन एंड चाइल्ड, ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन, वाटर रिसोर्स, शेड्यूल कास्ट सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान, लैंड रिसोर्स डिपार्टमेंट, स्वच्छ भारत अभियान, मिड डे मील स्कीम, इनमें भारी कटौती की गई है। पिछली सरकार 2014 और 15 की तुलना में 2015 और 16 के बजट में। मैं कल वित्त मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रही थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारी अच्छी बातों को उन्होंने भुला दिया है। उनकी कौन सी अच्छी बात है मुझे नहीं समझ आती। और मैं इसमें यही कह सकती हूँ कि ये सरकार केवल थोपना जानती है। उन्होंने कहा कि हम 2 डिजिटल विकास दर पर पहुंचेंगे। 2 डिजिटल तो हमारे समय में थी, यूपीए फर्स्ट के समय, और यूपीए 6 में भी 6% से हमने हमारी आर्थिक दर को कम नहीं होने दी। बावजूद इसके कि सारा विश्व, वैश्विक बाजार और सारा विश्व 2% से भी कम विकास दर पर था, जिसमें अमेरिका भी है, कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी था, जापान भी था, यूरोप के सारे देश थे लगभग, वो 3 से ऊपर नहीं जा पाए थे। लेकिन हमने, चाइना ने और हमारे ब्रिक्स कंट्रीज ने अपनी नीतियों के कारण, और नीतियों का आधार ये था कि हमने विकास के काम भी किए और समेकित विकास के काम भी किए। आम जनता के सुख दर्द के जो मैंने डिपार्टमेंट बताया वो काम भी किए। उसके बावजूद हमने स्टेबल अपनी इकोनॉमी को रखा, और हमारा खुद का दावा था कि 7 से ऊपर हमारे अगले साल हमारी आर्थिक दर चली जाएगी। अभी कुछ 7 पॉइंट उस तक है, लेकिन 2 डिजिटल तक का इनका दिवोत्सव इस बात में पूरा नहीं दिखाई देता कि इनकी कोई योजना नहीं है। केवल कुछ उद्योगपतियों को छोड़कर, और शिक्षा के एवेन्यूज को भी इसलिए अपने हाथ में लेना चाहते हैं कि उनके जरिए जो उनको लाभ पहुंचा सके, और शिक्षा से संबंधित जो लोग हैं उनको दूर रख सके। इसलिए, और खास करके एग्रीकल्चर की बात करें तो आपको मालूम है कि हमने हमारे समेकित विकास में किसानों को बहुत अधिक महत्व दिया था, लेकिन शिक्षा को भी कम नहीं दिया था। शिक्षा का बजट मनमोहन सिंह जी के शिक्षाविद होने के कारण, और प्रारंभ से लेकर के नेहरू जी के जमाने से लेकर के अब तक शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी हुई है। ये पहली बार हुआ है जब शिक्षा के बजट में कमोट कटौती हुई है। एग्रीकल्चर का बजट हमेशा बढ़ता गया, लेकिन अब एग्रीकल्चर के बजट में कमोट कटौती हुई है, और खास करके इनकी योजना जो एग्रीकल्चर प्लान है उसको कम किया गया है, ताकि राज्य भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ जो फूड सिक्योरिटी थी, जो मिड डे मील था,
उन योजनाओं को भी खत्म कर दिया गया है। मैं आपसे ये निवेदन भी करना चाहती हूँ कि यहाँ पर इस सरकार ने 2015 के बजट में जो प्रावधान किए वो केवल कॉर्पोरेट वर्ल्ड को और देश के संपन्न लोगों के पक्षधर जो है उन्हीं के लिए किया गया है। समावेशी विकास इसमें जीरो दिखाई देता है। एक बात और, जम्मू कश्मीर में इनकी सत्ता की लालसा देखिए। जम्मू कश्मीर में भाजपा और पीडीपी के बीच जो निर्णय गठबंधन हुआ, क्योंकि दोनों की विचारधारा एक दूसरे के विपरीत दिखाई देती थी, लेकिन उसके बाद में मसरत खान और उसमें उनका चुप रहना इस सरकार की नीति को दर्शाता है। इसका निश्चित तौर पर कांग्रेस ने विरोध किया। ये संपर्क की सरकार ये 10 साल हमारे भाई उपलब्धियों के साल थे, और अब ये साल ऐसे साल है, जो मैंने कहा एक साल ऐसा साल है जिसे लोग अब पुनः अपने पुराने यूपीए के दिनों को याद करते हैं। और मैंने हर जगह सुना है, एक गाने की लाइन आप भी सुना करते होंगे, जिसे लोग अप्रत्यक्ष रूप से हमें कहते हैं, कोई लौटा दे मुझे बीते हुए वो दिन। और उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब से उन्हें वोट देने का अधिकार मिले और कब वे वापस इस सरकार को बदलकर हमारी यूपीए की सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार को ला सके। यूपीए की सरकार के दौरान IITs का विकास हुआ था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात को इनको काफी लाभ पहुंचाया था, और गुजरात में जो चैलेंजेस हैं वो मेरे प्रवक्ता अभी बताएंगे, लेकिन कमर्शियलाइजेशन करने का ऑफ एजुकेशन ये करने का मैंने अभी बताया कि कमर्शियलाइजेशन करने का इनका जो प्लान यहाँ पर गुजरात में था उसको वो सेंट्रल पर लागू करना चाहते हैं, और इसीलिए बजट में कमी करके कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से काम करना चाहते हैं। गवर्नमेंट जो ग्रांट दी जाती थी उन संस्थाओं को, जो संस्था आजादी से पहले से काम कर रही शिक्षा के क्षेत्र में, उनको बंद कर दिया गया है ताकि उन लोगों को फायदा मिल सके जो केवल शिक्षा को एक व्यापार बनाकर व्यापार की दृष्टि से देखना चाहते हैं। शिक्षा नहीं रही तो हम कहाँ रहेंगे? आज देश का आधार शिक्षा है, और एक शिक्षा पर जब शिक्षा मंत्री के स्वयं के अपने शिक्षा के राजनीतिकरण पर, शिक्षा के अपनी शैक्षिक योजना पर, शिक्षा के RSS करण पर, इस पर जब आलोचना होती है और उन पर दाग लगते हो तो उनको स्वयं को सोचना चाहिए कि वे शिक्षा के लायक, इस देश की शिक्षा मंत्री के लायक है या नहीं। इस देश की शिक्षा ही हमें सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाती है। इस देश की शिक्षा ही हमें एकता का पाठ पढ़ाती है। इस देश की शिक्षा ही हमें महिलाओं के साथ समानता का पाठ पढ़ाती है। इस देश की शिक्षा नहीं तो राजीव जी ने किया था, IIT को मजबूत बनके आज विदेशों तक में भारत का नाम डंके के साथ गूंजता है, उस शिक्षा को धराशायी करके इस सरकार ने 1 साल में शिक्षा की जो हालात कर दी, उसकी दुर्दशा हम लोग शब्दों से बयान नहीं कर सकते, इस पर दुख प्रकट कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा, यदि सरकार को नंबर देने का मौका है तो हम शिक्षा के क्षेत्र में तो इसे बिल्कुल 0 नंबर देंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी का हाल आप देख लें, लोग त्रस्त हैं, वहां पर केवल और केवल एक पंथ और विशेषकर RSS के अलावा दूसरे की बात नहीं की जा रही, और दूसरी बात शिक्षा का स्तर से गिरा जा रहा है। वो दुख की बात है, वो विचारणीय बिंदु है, और सरकार को इस पर सोचना चाहिए। थैंक यू। गिरिजा जी, आपने कहा कि महत्व दिया गया, तो लग रहा है कि एजुकेशन को पूरे देश में भगवाकरण किया जा रहा है मोदी की सरकार में। देखिए, जो इसका स्वरूप था, सबसे पहली बात तो ये कि इसमें कटौती करके और जो भी नई नियुक्तियां की जा रही है, और जिन जिन शिक्षाविदों ने जिन उच्च पदों से इस्तीफा दिया है, उन्होंने स्वयं ने यह आरोप लगाया कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण और राजनीतिक नियुक्ति के कारण वे इस्तीफा दे रहे हैं। इससे साफ तौर पर इनकी मंशा दिखाई देती है, देश का राजनीतिकरण करना चाहते हैं।
नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि आरएसएस को महत्व दिया गया। आप भी कह रहे हैं कि आरएसएस को भगवा कांड किया जा रहा है, और इसीलिए सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने का जो एक खास आधार होता है शिक्षा, लेकिन वहाँ पर उसका आरएसएसकरण कर लिया जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी? जब शिक्षा पर कोई पार्टी की सरकार अपनी पार्टी को थोपे तो उसका अर्थ वही है जो आपने प्रश्न पूछा है। पहले की बात है, अहमदाबाद जिले के अंदर एक आरओ प्लांट का उद्घाटन था और वहाँ पे जो वेटर्स महिलाएं गई थी कैटरिंग का काम कर रहे हैं, उन लड़कियों के साथ में छेड़छाड़ की गई। पुलिस ने 22 लोगों को अरेस्ट किया, एक डीवाईएसपी को भी अरेस्ट किया है। इस मामले में महिला आयोग में कांग्रेस की तरफ से कोई शिकायत वगैरह की जाएगी? गुजरात के अंदर जो महिला मुख्यमंत्री है, देखिए, सबसे पहले तो सरकार को स्वयं उस पर लेना चाहिए था। एक बात हम कहते हैं कि इसके 5 तत्व हैं और मैंने महिला आयोग में रहते हुए 54 नए बिल्स प्रपोज बिल भेजे, जिसमें से 17-18 तो पास हो चुके हैं। उसमें सेक्सुअल असॉल्ट बिल भी है, जिसमें कामकाज की जगह पर, क्योंकि इसको भी कामकाज की जगह के अंतर्गत ही हम लोग लेंगे, और सेक्सुअल हरासमेंट, दोनों तरह के कानून इस पर लागू होते हैं। तो उन दोनों कानूनों को इस दृष्टिकोण में देखते हुए इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, और जो लोग इसमें दोषी हैं उनको तुरंत प्रभाव से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी। पीड़िता को सहायता दी जानी चाहिए थी और इसमें तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी, 164 के तहत बयान, उसके बाद में उनका चालान और उसके बाद में तुरंत निर्णय होने चाहिए थे। मुझे पता नहीं इस मामले में गुजरात सरकार ने क्या किया, लेकिन एक महिला यहाँ पर हमारी मंत्री है, मुख्यमंत्री है, उस हालात में ये अपेक्षा की जाती कि वे स्वयं 100 वोट इस पर निर्णय ले। यदि नहीं लिया तो, और लिया है उसको ढिलाई से लिया हो, तो कड़ाई के साथ ऐसे मामले को निपटे। महिला जब हर क्षेत्र में आगे आने लगी है, विशेषकर जब देश की महिलाएं हमारी सेना को भी अग्रणी होकर के उसका मार्गदर्शन करने लगी हो, जब वहां पर तक पहुंची हो, जब वो दूसरे उपग्रहों तक पहुंचने जा रही हो, जब देश की महिला राष्ट्रपति बन रही हो, सब महिला यहाँ पर मुख्यमंत्री हो, ऐसे हालात में महिलाओं पर होने वाले इस प्रकार के अत्याचारों पर कड़ी कार्रवाई हो। 5 तत्व जरूरी है। पहला है कानून का कड़ा होना, कानून है। दूसरा है उस पर प्रशासनिक कार्रवाई, उसमें ढिलाई बरती जाती है, और खास करके गुजरात से मुझे मामले काफी सामने आते थे जिस पर हम लोग कार्रवाई करते थे। और तीसरा है सोशल समाज का बात, और फिर है मीडिया की अपना सोच। मीडिया और कानून तो है, लेकिन प्रशासनिक ढिलाई के कारण उस पर कार्रवाई नहीं होती, और जिसके लिए सरकार भी दोषी मानी जाएगी। ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी जिन्होंने यदि अच्छी तरह से उसको अच्छी तरह से पेश नहीं किया हो, अच्छी धाराएं नहीं लगाई हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमने क्या कि हमारे संविधान में संशोधन करके 33% की भागीदारी हर पोस्ट पर दी है, ब्लॉक से लेकर के PWC तक। और दूसरी बात यह है कि दूसरी पार्टी की तुलना में, हालांकि हम लोग ज्यादा टिकट देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राजीव जी ने उस समय सोचा कि जब तक महिलाओं को 33% की भागीदारी हम लोग जो चुनाव के द्वारा जीत करके आते हैं, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक नहीं देंगे, तब तक हमारा मंतव्य पूरा नहीं होगा। अभी हमारी सरकार के समय हमारा बहुमत राज्यसभा में था, वहां से हमने पास करा लिया, लेकिन अभी जो संसद में है 33% का वो लटका हुआ है। इस सरकार का बहुमत लोकसभा में है, और 1 साल में इन्होंने भी अपने घोषणा पत्र में लिखा, 1 साल में इन्होंने उसकी भी कार्रवाई नहीं की। ये एक दुख की बात है। हम लोग समय समय पर ट्रेनिंग भी देते हैं, जागरूक भी करते हैं, और सबको सेंसिटाइज करने की कोशिश करते हैं।